एवरीवन, आप लोग मेरे साथ जुड़ चुके हो KVS PGT कंप्यूटर साइंस की प्रिपरेशन के लिए। और आज की इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं पाइथन का बेसिक स्टेप, यानी कि पाइथन करने से पहले हमारे सिलेबस के अंदर आता है एल्गोरिदम, सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग जानने वाले हैं। तो मैं आपको सिलेबस कराने से पहले एक बार थोड़ा सा सिलेबस दिखा देती हूँ कि मैं कहाँ से कितना पोर्शन आपको यहाँ पर कराने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट चलते हैं विंडो के ऊपर जहाँ पर सिलेबस है आपका KVS का। देखिए ये हम लोगों का सिलेबस है। अगर मैं निकालूं यहाँ पर आपका सिलेबस तो PGT कंप्यूटर साइंस, जी हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए इस क्लास में मैं आपको कराने वाली हूँ जी कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग। ठीक है, मैं आपको ये वाला पोर्शन कराने वाली हूँ। ठीक है, और ये पोर्शन किसका है? ये पोर्शन है क्लास 11th कंप्यूटर साइंस वाले जो सब्जेक्ट के बच्चे हैं ना, तो उनकी ये प्रोग्रामिंग शुरू होने से पहले पहली यूनिट होती है। ठीक है, वैसे अगर उनके सिलेबस की बात करें तो उनको इनसे ज़्यादा क्वेश्चन कभी आते नहीं है, इक्का दुक्का कभी पूछ लिया यूनिट टेस्ट वगैरह के अंदर। बाकी जो मेन पोर्शन होता है वो प्रोग्रामिंग का ही होता है, लेकिन फिर भी हमने तो करना है क्योंकि बच्चों को पढ़ाना है। ठीक है, तो हम लोग ये सारी चीज़ें इसके अंदर करने वाले हैं। और वैसे आपको बता दूं, मैंने NCERT की जो बुक है ना, वहाँ से सारी चीज़ें हैं जो इन नोट्स के अंदर डाली हैं। और आपको वो बुक भी मैंने बता दी है कि आपको फ्री में कहाँ से मिल सकती है। ठीक है, इसी जो प्लेलिस्ट के अंदर मैंने डाल रखा है कि आपको NCERT की बुक्स फ्री कहाँ से मिल सकती हैं। एंड तो चलिए फिर शुरू करते हैं। ठीक है, एंड शुरू करने से पहले ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ख़ुद भी लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी बोलिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, ओके, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पर शुरुआत करते हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, दैट इज़ पार्ट 1। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आता है, क्योंकि आपका जो कदम है ना आज से वो प्रोग्रामिंग के अंदर जो है एंटर हो चुका है। तो यानी कि इससे पहले आप लोगों ने अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेरे ख्याल से शायद ही आपने सीखी हो, या फिर आपने मान लीजिए थोड़ी बहुत लैंग्वेज कोई छुट्टियों में या फिर 10th तक आपने सीखी भी है, लेकिन यहाँ से आप एक करियर जो है आपका वो स्टार्ट होने वाला है। क्योंकि आपने कुछ तो सोचा है कि यार मैं 11th 12th में ऑप्शनल या फिर मेन सब्जेक्ट रख रहा हूँ कंप्यूटर साइंस को, तो ऑब्वियसली आप बाद में भी कुछ है जो करना चाहते हो CS के अंदर, कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो यहाँ पर आपकी एक जर्नी है जो प्रोग्रामिंग वाली, वो शुरू हो जाती है। अब देखो, इस जर्नी को शुरू करने से पहले कि प्रोग्रामिंग को शुरू करने से पहले कि जैसे मैंने आपको कोई प्रोग्राम दिया, बट उससे पहले की जो बातें हैं या उससे पहले की जो कहानियां हैं, वही कहानियां हम इसके अंदर देखने वाले हैं। तो यानी कि कोई भी प्रोग्राम प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो अब आपको किस तरीके से एक्ट करना है। क्योंकि अचानक से ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने आपको कहा कि चलो फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाओ और अचानक से वो एक तरीका या आइडिया, वो लॉजिक तुम्हारे दिमाग में टपकेगा और तुम फटाफट से उस कोड को कर दोगे। ऐसा किसी के भी साथ नहीं होता है। तो सबसे पहले हमारा सवाल आता है कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग मीन्स व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। हमारा कंप्यूटर एक मशीन है, ठीक है, बिल्कुल। मशीन को बताना पड़ेगा ना कि मशीन ये काम हमारे लिए कर दो। अब AC ऑन है, ये एक मशीन है। अब इसको थोड़ी ना पता चल रहा है कि मुझे गर्मी लग रही है, तो मैं रिमोट से बताऊंगी कि भाई साहब स्टार्ट हो जाओ, है ना। अगर TV की बात कर लेंगे तो उसको थोड़ी ना पता है कि हमें कौन सा चैनल देखना है, मैच देखना है कि मूवी देखनी है। तो हमें इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। हमारे कंप्यूटर को भी इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है जो पड़ती है। बेशक हमसे ये ज़्यादा स्मार्ट हो चुका है, हमसे ये ज़्यादा चीज़ें जो याद रख पाता है, क्योंकि इसकी मेमोरी बहुत लंबे टाइम तक है, जिसमें चीज़ें हैं जो स्टोर रहती है। हमारी मेमोरी में इतने लंबे टाइम तक चीज़ें स्टोर नहीं रहती हैं बेशक, लेकिन बनाया तो आखिरकार हम इंसानों ने ही है ना इसको। तो इंस्ट्रक्शन किसकी फॉलो होगी? बिल्कुल हमारी इंस्ट्रक्शन से ही है ये जो चलेगा। तो हम बताएंगे तब है जो ये काम करेगा। अब हम इसको बताएंगे कैसे? तो हम बताएंगे जी अपने प्रोग्राम्स के थ्रू। तो जो सॉफ्टवेयर आप देखते हो वो किसके अंदर बने हैं? तो वो सॉफ्टवेयर क्या है? सेट ऑफ प्रोग्राम्स है। प्रोग्राम्स क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है। इंस्ट्रक्शंस क्या है? जो हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या भाषा का यूज़ करके हम उस इंस्ट्रक्शन को, उस प्रोग्राम को लिखते हैं, इंस्ट्रक्शन बाय इंस्ट्रक्शन, यानी कि लाइन बाय लाइन। फिर ऐसे बहुत सारे हमारे एक प्रोग्राम्स बनके हमारा एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जो बन जाता है। खैर ये चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी आपको आंसर मिल गया कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, कि हम अपने कंप्यूटर को ये बताते हैं कि भाई साहब आपको ये करना है और आपको ऐसे करना है। ये काम हम प्रोग्रामिंग के थ्रू है जो करते हैं। अब व्हाट टू डू, ये हमारे भी दिमाग में है जो चीज़ कैसे आएगी।
मतलब वही फैक्टोरियल वाला। अब मैंने कहा फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना दो, तो तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम बनाओगे कैसे। बस उन्हीं चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर है जो बात करने वाले हैं। आपको ये मालूम पड़ गया कि प्रोग्राम की ज़रूरत आपको कहाँ पर है। हमें अपने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देनी पड़ती है, बताना पड़ता है किसी ना किसी लैंग्वेज की सहायता से, तब जाकर के हमारे कंप्यूटर को समझ में आता है और वो काम हमारे लिए परफॉर्म है जो हो पाता है। सो हम ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, तो ये बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। जैसे हम ह्यूमंस को भी काफ़ी सारी लैंग्वेजेस हैं जो आ जाती हैं, ज़्यादा तो नहीं, 4-5 कह लो हमने मैक्सिमम है जो आम जनता है हम जैसी उन्होंने सीख ली है ना। 4-5 तो बहुत दूर की बात है, 2-3, 3-4 हमने सीख ली, ठीक है। तो हम इस लैंग्वेज, इस भाषा में है जो बात करते हैं। वैसे ही हमारे कंप्यूटर, ये तो पता है कि आपको कंप्यूटर के अंदर बाइनरी लैंग्वेज है जो चलती है, बट हम बाइनरी के अंदर नहीं लिख सकते। तो हमें जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सहारा लेकर के हमें अपना कोड है जो लिखना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाना है, तो कंप्यूटर खुद नहीं करेगा, मुझे उसके अंदर कोड है जो लिखना पड़ेगा 2 नंबर्स को जोड़ने का। तो ऐसे हमारा कंप्यूटर है जो काम कर पाता है। अब देखिए, ये ऐसे ही कुछ सेम चीज़ें होती हैं हमारी रियल लाइफ के अंदर भी। अभी देखिए कैसे एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि आपको ये समझना होगा कि जैसे ही आपके सामने कोई ना कोई प्रोग्राम आता है, तो अब उसका आइडिया कैसे क्लिक होगा। ऐसा नहीं है कि अचानक से चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी। मतलब तुम्हारे पास में एक सॉफ्टवेयर का मतलब आया कि भाई ये सॉफ्टवेयर मेरे को बना करके दे दो, और तुमने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे अचानक से उसको क्रिएट कर दिया और उसको टेस्ट भी किया तो वो भी पास हो गया, सब चीज़ें आसान हो गई। इतनी आसान नहीं होती हैं, ठीक है। तो फिर प्रॉब्लम ही ना होती। आपके सामने कोई प्रोग्राम आता है, आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, रियल लाइफ प्रॉब्लम भी, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे सर पर एक WH फैमिली है जो मंडराने लग जाती है कि यार ये कैसे हुआ, ये कहाँ से हुआ, कब हुआ, है ना, ये सारे क्यों हुआ, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में है जो पनपने लग जाती हैं किसी भी प्रॉब्लम के आते ही। मान लीजिए आपके पास में ये प्रॉब्लम आ गई कि भाई ये सामने मेरा लैपटॉप पड़ा हुआ है, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत आ गई, मान लो ये चलते चलते अचानक से, ऐसा ना हो कभी भी, बट ये बंद हो जाता है। तो अब इसका क्या जो है रीज़न हो सकता है, तो मैं इसके ऊपर आइडियाज़ लगाऊंगी कि शायद, मतलब मैं सोचूंगी अपने आप से, वाई व्हेन, ये सारे सवाल हैं जो पूछूंगी कि भाई हो सकता है कि इसकी बैटरी में कोई दिक्कत आ गई हो, मे बी इसकी बैटरी बहुत डाउन हो गई हो, मैंने चार्ज ठीक से नहीं लगाया होगा तो इसीलिए चलते चलते बंद हो गया। ये इसका सबसे बड़ा कारण हो सकता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या हो सकती, मे बी कोई इंटरनली कोई खराबी हो गई हो, है ना, मे बी हम ये चीज़ें हैं जो सोच रहे हैं। तो अब मैंने ये चीज़ें सोची और उन सोचने के बेसिस पर अब मैं कोई एक्शन है जो ले रही हूँ। तो जैसे मुझे बैटरी वाला लगा तो मैं क्या करूँगी, इसको चार्ज लगा दूंगी कुछ देर के लिए, थोड़ी देर बाद इसका पावर बटन ऑन करके देखूंगी कि भाई ये चल रहा है ठीक ठाक से कि नहीं। इसकी बैटरी है जो निकाल करके अंदर दोबारा फिट करने की कोशिश है जो करेंगे। तो ऐसी चीज़ें हम हैं जो करेंगे जो अपने लेवल पर हम कर सकते हैं। प्रॉब्लम आ गई, उसको सोचा, एक्शन लिया, अब सही हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम दोबारा सोचेंगे फिर एक्शन लेंगे, ये सारी प्रोसेस होगी ना। तो ये कुछ ऐसे नहीं हो रही एक साइकिल की तरह कि आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो कि भाई दिक्कत आ गई है कि नहीं आई है, मतलब दिक्कत सीरियस है कि नहीं है। अब आप उसको हर तरीके से एनालाइज करने की कोशिश है जो कर रहे हो कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कैसे प्रॉब्लम आई, कैसे नहीं आई। ये जैसे लैपटॉप वाली है, या कोई मैं कह दूं कि भाई AC चलते चलते बंद हो गया, तो ये हो सकता है कि भाई लाइट ही चली गई हो, ठीक है, पावर सप्लाई ऑफ हो गया हो, बंद हो गया हो, हाँ, या हो सकता है मीटर में कोई दिक्कत हो, या हो सकता है AC में कोई वायरिंग में कोई दिक्कत हो। तो ये सारे WH फैमिली आपके दिमाग पर ऐसे ऐसे डांस कर रही है ना, ठीक है। तो अब क्या होगा कि इनमें से एक ना एक रीज़न तो होगा ही होगा। तो यानी कि आप हर तरीके से उसको एनालाइज कर रहे हो और फाइनली एक डिसीजन पर पहुंचे कि शायद ये दिक्कत होगी। तो आप अपना पहला स्टेप उठाते हो, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको इम्प्लीमेंट करते हो। अब टेस्टिंग होगी कि जैसे लैपटॉप में मेरा चला कि नहीं चला, है ना। तो टेस्टिंग में या तो मैं पास होंगी या फेल होंगी तो मैं दोबारा से आइडेंटिफाई करूंगी प्रॉब्लम को, एनालाइज, प्लान, इम्प्लीमेंट, टेस्ट। पास होंगी, फेल होंगी तो दोबारा से आइडेंटिफाई करूंगी, एनालाइज करूंगी, टिक टॉक। तो ये साइकिल आपकी चलती जाएगी। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की एक अप्रोच है जो एक रियल लाइफ के अंदर आती है ना। तो कोई भी प्रॉब्लम आ गई तो हम उसको इसी तरीके से है जो सॉल्व करते हैं। वैसे ही हमारे
प्रॉब्लम की तरह हमारे प्रोग्राम्स भी हो जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि भाई फैक्टोरियल का प्रोग्राम बना दो, अब तुम्हें पता ही नहीं है कि यार कैसे क्या है फैक्टोरियल, तुम कैसे बना दोगे। तो सबसे पहले तुम्हें क्या जानना है, तुम्हें जानना है कि यार फैक्टोरियल आखिरकार होता क्या है। मैंने तुम्हें बता दिया कि यार फैक्टोरियल क्या है, 5 है, तो 5 4 3 2 1, यानी कि 1 से लेकर के उस पर्टिकुलर नंबर तक सारे नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो तुम्हारा फैक्टोरियल निकल जाएगा। तुम्हारे पास आप तुम्हें पता चला ना, अब तो तुम नेक्स्ट स्टेप है जो भरोगे, तो वो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसके बारे में हम लोग डिस्कशन है जो करेंगे। यहाँ पर हम इसको और ज़्यादा डिटेल में लिख लेते हैं ताकि एग्जाम में तुम लिखने लायक बनो। सो प्रॉब्लम सॉल्विंग की मेथोडोलॉजीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ताकि आप एग्जाम में लिख पाओ। अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, सबसे पहले प्रॉब्लम आई, सो उसको अंडरस्टैंड करना, डिवाइजिंग अ प्लान, एग्जीक्यूटिंग द प्लान एंड एवेल्युएशन। ओके, सो ये आ गई। सबसे पहले प्रॉब्लम आती है तो हम अपने आप से सारे WH फैमिली आगे हमारे सर पर ऐसे मंडराने लगी, हु, वाई, हाउ, व्हेन, व्हाट, इफ, है ना। इन सब सारे जो प्रॉब्लम्स के जो WH है वो आ गए हमारे पास में और हम सोचने लग गए कि अब क्या कर सकते हैं। सो एक सॉल्यूशन हमें मिलता है कि अच्छा ये दिक्कत आ गई तो अब इसका सॉल्यूशन ये है। तो सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करनी है कोई भी प्रॉब्लम, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम आ गई, जैसे किसी ने कहा कि गुलाब जामुन बना दो। अब हमारे जैसे हैं जो जिनको कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, रोटी भी बड़ी मुश्किल से बनाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए प्रॉब्लम ही है जो हो गई। तो हम क्या करेंगे, अब इसका सॉल्यूशन क्या है, बनानी तो है ना, या तो पास होंगे या फेल होंगे, इसमें बार बार टेस्टिंग नहीं हो सकती, है ना, एक ही बार है जो बनेगी। लेकिन फिर भी हम इसके बारे में है जो सोचेंगे, अगली बार जब हम बनाएंगे तो उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, है ना। ओके, तो अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम है जो आ चुकी है, हम उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो हम यूट्यूब पर वीडियोज़ हैं जो तरह तरह की सर्च करेंगे, बार बार देखेंगे अलग अलग तरीके की वीडियोज़। सो जो हमें ईजी लगती है या हमारे जो समझ में आ गई है, अब हम उसके बाद में स्टेप्स क्या लेंगे कि भाई जो है जो उसके लिए सामान इकट्ठा करना, उसकी जो है स्टार्टिंग करेंगे। फिर वीडियो के अकॉर्डिंग जो जो चीज़ें पहले बाद में बताई हैं उनको हम करते जाएंगे, ऐसा कुछ होगा। तो यानी कि प्रथम जो पहला स्टेप है वो क्या है, अंडरस्टैंड करिए जी प्रॉब्लम को। यहाँ पर जैसा आपको आउटपुट चाहिए वैसे आपको इनपुट भी है जो देने पड़ेंगे। तो इसके लिए आपको उस प्रॉब्लम को अच्छे से समझना आना चाहिए। अगर आपको आउटपुट में 4 लेना है तो इधर 2 + 2 ऐसा इनपुट आपको देना पड़ेगा, तब जाकर के ये आउटपुट है जो आपके पास में आएगा, क्योंकि ये एक बहुत प्रॉपर रिलेशनशिप होती है इनपुट और आउटपुट के बीच में, ठीक है। तो अगर आपको जो है आपने चाय में चीनी डाल दी ज़्यादा, तो फिर ज़्यादा जो चीनी वाली चाय है, मीठी चाय, वही आपको आउटपुट के रूप में है जो मिलेगी। तो यानी कि इनपुट जैसा होगा वैसे ही आउटपुट आपको मिलेगा। तो इसीलिए अंडरस्टैंड करिए सबसे पहले प्रॉपर तरीके से अपनी प्रॉब्लम को, उसके जितने भी WH हैं वो आप पूछिए कि क्या हो सकता है, कैसे सॉल्यूशन उसका हम ले सकते हैं, अलग अलग तरीके से उसको खगालने की कोशिश है जो करेंगे, ठीक है। अब अगला स्टेप आता है जी आपके पास में कि वो जो चीज़ें आपने सोची कि भाई ये हो सकता है, ये हो सकता है, अब आप जब एक निष्कर्ष पर पहुंच जाते हो तब आता है जी आप प्लानिंग वाले फेज के अंदर कि इस चीज़ को करने के क्या क्या वेज हो सकते हैं। प्लान ए, प्लान बी और कोई भी प्लान है तो वो भी सारे आप ला सकते हो। सो जैसे कि हम AC का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने कहा ना कि ख़राब हो गया, तो यानी कि अब मुझे ये पता चल गया कि अच्छा ये प्रॉब्लम आई है, शायद ये ख़राब हो चुका है। मैं इस निष्कर्ष पर, इस निर्णय पर पहुंच चुकी हूँ, यानी कि अंडरस्टैंड कर चुकी हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। अब आती है जी नेक्स्ट एक्शन की बारी। तो यानी कि अब मुझे प्लान बनाना है, तो मैं क्या करूंगी इसके लिए कि भाई मैं सर्च करूंगी नेक्स्ट स्टेप, यानी कि कौन है जो इसका सर्विस सेंटर से आ सकता है, मतलब कौन कौन सी सर्विस सेंटर है जो मेरे आसपास के हैं, ठीक है। तो अब मैं ये भी देखूंगी कि यार कहाँ से जो है सर्विस में मुझे ज़्यादा चार्ज लग रहे हैं, कहाँ पर कम चार्ज है जो लग रहे हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप होगा। तो मैं प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, डी, जितने भी प्लान होंगे उनके बारे में मैं सोचूंगी। अब आएगा कि नेक्स्ट प्लान, मैं अपने फ़ोन है जो यहाँ पर कर दूंगी, ठीक है, कि मैंने अपना फ़ोन है जो कर दिया। अब उसके बाद में क्या होगा, अब नेक्स्ट स्टेप मेरा होगा कि एग्जीक्यूटिंग द प्लान। सो जो चीज़ें मैंने सोची हैं, अब उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे। तो अगर मैंने सोचा है कि अच्छा ये ख़राब हुआ है, तो
अब मैं क्या करूँगी, फ़ोन करूँगी सर्विस सेंटर के अंदर। अब उनके ऊपर कहानी है जो हो जाएगी। तो यानी कि जो चीज़ें मैंने सोची, उसके बारे में मैंने प्लान बनाया, तो उसको मैंने अब एग्जीक्यूट है जो यहाँ पर किया। ये चीज़ें टुकड़ों में बिल्कुल डिवाइड हो चुकी हैं। पढ़ने में हमें इतना टाइम है जो लग रहा है, लेकिन जब हम इसको एक्चुअल लाइफ के अंदर देख रहे हैं तो ये चीज़ें बड़ी जल्दी जल्दी नहीं हो रही हैं। जैसे लाइट गई, हमारे दिमाग में क्या हुआ, क्यों बंद हुआ, कैसे हुआ, तो ये अचानक से जल्दी जल्दी चीज़ें हैं जो आ रही हैं। तो ऐसे ही हमारे प्रोग्राम्स के अंदर भी है जो ऑटोमेटिकली, जैसे जैसे आप प्रोग्राम्स जो है करते करते जो है एकदम पुराने खिलाड़ी बन जाओगे, तो ये जो स्टेप्स होंगे ना, अचानक से ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में जो क्लिक होंगे। यही तो है ना, कई बार सर्च करते होंगे हाउ टू क्लिक लॉजिक। कई बार आपने देखा होगा कई लोग अटके रहते हैं प्लान पहले 2 स्टेप्स के अंदर ही, कि उनसे एनालाइज ही नहीं हो रही प्रॉब्लम क्या है, फिर उसके बारे में वो कैसे है जो सोचें कि क्या करना है इसके बारे में कि क्या नहीं। फिर एग्जीक्यूशन का तीसरा है जो टाइम आता है। तो ये हर किसी पर अलग अलग है जो डिपेंड करता है। तो अब हम इस फेज पर आ चुके हैं, इस निष्कर्ष पर आ चुके हैं कि भाई हमें प्लान को एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के बाद में अब हम लास्ट इवैल्यूएशन पर आते हैं। 4 नंबर स्टेप है जो आपका, कि फाइनली आपने आपका जो अपना रिजल्ट है ना प्रॉब्लम का, वो मिल गया। तो यानी कि बंदा घर पर आ गया है और आपने अपना एसी है जो सही करा लिया है, ठीक है। तो अब मतलब यहाँ पर आंसर आपका सेटिस्फैक्ट्री भी हो सकता है और मे भी हो सकता है आपकी जो आपने जैसा सोचा हो वैसा ना हो, क्योंकि हो सकता है ऐसा। अगर मान लीजिए ऐसा नहीं हो, मतलब सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता, तो अब आप फिर से पहले स्टेप पर आ जाओगे। तो यानी कि पहला स्टेप क्या होगा, फिर से आप सोचोगे कि क्या दिक्कत और हो सकती है ना, इसमें हो सकता है और लोग भी आपके साथ इंक्लूड हो। फिर आप दोबारा से प्लान है जो बनाओगे, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, फिर उनको दोबारा से एग्जीक्यूट करोगे। तो ये चीज़ें आपकी तब तक होती रहेंगी जब तक आपको एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिल जाता है, राइट। तो ये हम बार बार इस साइकिल को दोहराते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, दोहराते रहेंगे। तो हो सकता है हम उस काम में जो है बहुत अच्छी कामयाबी हासिल कर ली, ठीक ठाक कर ली, एवरेज कर ली, नहीं की। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे जो है हमने इन प्रोसेस के दौरान किस तरीके से रिएक्ट भी है जो किया है, ठीक है। तो ऐसे ही अब हमारे कंप्यूटर के अंदर होता है, हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर है जो होता है, आपको कोई प्रोग्राम आया बनाने के लिए या आपको कोई सॉफ्टवेयर है जो बनाने के लिए आया, तो अब आप क्या करोगे। सबसे पहले आपके पास में कोई भी प्रॉब्लम आई तो आपने क्या किया, अब उसकी जो है प्रॉपर एक डेफिनेशन देखी, आपने उसको एनालाइज किया, आपने क्या किया, उस प्रॉब्लम को पूरा एक प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन है जो किया। इसके लिए हम एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, इन सब का सहारा है जो हम लेंगे। जो है आपने फ्लो चार्ट, ये सारी चीज़ें बनाने के बाद में अब हम कोडिंग वाले स्टेप पर आएंगे। तो इसके लिए हम किसी भी लैंग्वेज का सहारा ले सकते हैं, हम पाइथन के थ्रू, हम जावा के थ्रू कोड है जो अपना लिखेंगे। अब एल्गोरिदम वगैरह क्या है, तो इनको हम थोड़ी सी देर के बाद में आए जो हम लोग इसको समझेंगे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट, स्यूडो कोड, ये सारी चीज़ें हैं जो बताने वाली हूँ। और यहाँ पर हम फिर कोडिंग करने के बाद में अब उसको टेस्ट करेंगे। तो टेस्टिंग, बेसिकली टेस्टिंग करने के बाद में अब हो सकता है आपके प्रोग्राम के अंदर कोई ना कोई दिक्कत हो, तो यानी कि कोई एरर हो, तो अब आप उसको डीबग करोगे। तो डीबग का मतलब क्या हो जाता है कि उसमें कोई बग्स हैं यानी कि एरर्स हैं, उनको बग फ्री करना इज कॉल्ड डिबगिंग करना, ठीक है। तो यानी कि टेस्ट हुआ, यानी कि आपने उसको चेक किया। जैसे कि हमारी मम्मी कभी कभी सब्जी बनाती नहीं है तो उसे थोड़ा सा चेक कर लेती चम्मच से खा करके कि अरे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर सब सही है तो वो चेक करना इज कॉल्ड टेस्टिंग। लेकिन मम्मी को लगा कि अच्छा ये इसमें नमक ज़्यादा है या नमक कम है या कुछ ऐसी चीज़ है, तो मम्मा फिर उसको डीबग करेगी, है ना। तो मतलब क्या करेंगे, दोबारा से उसमें नमक डाल देंगे अगर कम हुआ तो, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड डीबग करना प्रोग्रामिंग के अंदर, अगर हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई एरर है और हम उसको एरर फ्री कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ तक प्रोसेस ठीक है, अगर हो गया तो फाइनली कूल, नहीं तो हम वापस से डेफिनेशन, ये सारी चीज़ें साइकिल पर आएंगे। अब देखिए क्या होगा, अगर सारी चीज़ें सही हो जाती तो हम एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है जो बनाते हैं अपने प्रोग्राम की। तो यानी कि डॉक्यूमेंटेशन में एक तरीके से हम लिखते हैं कि भाई ये कैसे बना है, इसमें कितनी सारी जो है कौन से मॉड्यूल्स हैं, कौन से फंक्शंस हैं जिनका यूज़ हमने किया है, किसने बनाया है, इसका कौन सा वर्जन है। तो यानी कि एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है जो हम मेंटेन करते हैं। फिर फाइनली हमारे पास में आता है प्रोग्राम की मेंटेनेंस। तो यानी कि कहने का मतलब है कि आप एक सॉफ्टवेयर बना रहे हो, अब उसको मेंटेन करना भी ज़रूरी है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, अभी तो यूट्यूब आया था, बहुत साल पहले की बात करें तो यूट्यूब में इतने सारे फीचर्स थे नहीं, तो अभी देखो मेंटेन हुआ है। अब देखो इसमें शॉर्ट्स भी आ चुके हैं, न जाने कितनी सारी चीज़ें और है जो ऐड हो चुकी हैं। तो यानी कि इसकी मेंटेनेंस है जो लगातार जो है, ठीक है, मतलब वक्त के साथ साथ में है जो चेंज हो रही है ना। कोई ऐसे सॉफ्टवेयर आपने देखे होंगे जो सालों पहले जिनके नाम या बहुत चलते थे, वो
आज नहीं चल रहे हैं, क्योंकि टाइम के साथ साथ में उनकी मेंटेनेंस नहीं हुई है। तो यानी कि वक्त के पहिए के साथ साथ वो सॉफ्टवेयर नहीं चले, वक्त आगे चला गया, वो सॉफ्टवेयर के अंदर के जो फीचर्स थे वो वहीं के वहीं रह गए, है ना। तो मेंटेनेंस उनकी नहीं की गई टाइम टू टाइम, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी एक सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल है जिसके अंदर आ जाती हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हम लोग सीखने या समझने वाले हैं बिल्कुल फ्लो चार्ट को, एल्गोरिदम को, स्यूडो कोड को, एंड फिर हम लोग कोडिंग है जिसको हम स्टार्ट करेंगे। एंड आई होप मैंने बड़ी ही सीधी सी भाषा में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग है जो समझाया होगा और इससे आपकी प्रॉब्लम है जो सॉल्व भी हुई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब है जो कर देना, आपने कर दिया है तो दोस्तों को भी कहना कि करो करो करो, ठीक है, सब्सक्राइब। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। की शुरुआत करते हैं यहाँ पर और प्रॉब्लम सॉल्विंग से बात है जो करते हैं। लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हम लोग देख चुके हैं कि भाई किस तरीके से हम एक प्रॉब्लम को है जो जाकर के सॉल्व है जो करते हैं। मतलब उस प्रॉब्लम को, कोई भी आपके सामने प्रॉब्लम है जो आती है तो आने के बाद में अब आपके एक्शन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के प्रति, यानी कि आपकी पहली सोच से लेकर के उस प्रॉब्लम के सॉल्व होने तक आपके उठाए गए सारे के सारे स्टेप जो कि हमने लास्ट क्लास के अंदर बिल्कुल है जो डिस्कस किए थे। मान लीजिए चलते चलते फैन है जो ऑफ हो जाता है, ठीक है। अब फैन ऑफ हो गया, अब क्या कारण हो सकता है? हो सकता है कि बिजली चली गई हो, है ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी। अब मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी है लेकिन फिर भी फैन ऑफ हो गया तो क्या दिक्कत हो सकती है? फैन में खराबी हो सकती है, वायरिंग में कोई दिक्कत हो सकती है, मीटर में कोई दिक्कत हो सकती है, या फिर तीसरी चौथी और कोई भी दिक्कत है जो हो सकती है। तो यानी कि हम अलग अलग तरीके से सोचेंगे, अब एक निर्णय पर पहुंचेंगे कि अच्छा ये वाली प्रॉब्लम है जो हो सकती है। अब उस निर्णय पर, यानी कि उस प्लान को आपने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए, फिर तुम उसको इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है। यानी कि एक्शन लेने का टाइम है जो आएगा। एक्शन लेने के बाद में फाइनली जाकर के आपको पता चलेगा टेस्टिंग के बाद में कि आप कामयाब हुए कि नहीं, आपको एक सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिला कि नहीं मिला। तो ये एक नॉर्मल किसी भी प्रॉब्लम को, इस फैन को ही नहीं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप उसके प्रति, उसको सही करने के लिए एक प्रोसीजर को फॉलो है जो करते हैं। अब ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। जिन बच्चों ने नहीं देखा है तो मैं उनको बता दूं, यहाँ पर पूरी की पूरी आपकी प्लेलिस्ट चैनल के ऊपर मेंटेन हो चुकी है। मैं आप लोगों को क्लास 11th कंप्यूटर साइंस का पूरा सिलेबस है जो करा रही हूँ। सो आपको चैनल के ऊपर पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है जो मिल जाएगी, जिसमें कि मैं आप सब बच्चों को पढ़ा रही हूँ कंप्यूटर साइंस फुल टू सिलेबस 11th का, ठीक है। 12th का भी आपको मिल जाएगा, IPCS दोनों का ही आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में आप थंबनेल देख करके आए हो कि आज मैम हमें कराने वाले हैं एल्गोरिथम, बिल्कुल। आज मैम कराने वाले हैं स्यूडो कोड, बिल्कुल। फ्लो चार्ट, बिल्कुल। ना केवल मैं तीनों को आपको एक्सप्लेन करूंगी, मैं इनके एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगी, अलग अलग एग्जाम्पल्स, बल्कि मैं इन तीनों के बीच में आपको अंतर भी है जो बताऊंगी कि एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में क्या अंतर होता है, एल्गोरिथम और स्यूडो कोड के अंदर क्या डिफरेंस है जो होता है। तो ये सारे जो आपके मन के अंदर जो सवालात है ना, तो वो सारे सवालों के जवाब आपको अंत तक मिल जाएंगे। तो आराम से बैठ जाइए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम सॉल्विंग चैप्टर के अंदर पार्ट 2। अब डिजाइनिंग द प्रॉब्लम कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ एल्गो, फ्लो चार्ट, स्यूडो कोड, कोडिंग, ठीक है। तो कोडिंग तो हमने करनी है। अब कोडिंग से पहले की जो प्रोसेस है वही आपकी एल्गोरिदम, स्यूडो कोड और फ्लो चार्ट है। अब चलिए, अगर एल्गोरिदम की डेफिनेशन की बात करें तो एक सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि एल्गोरिदम क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है किसी भी चीज़ को करने के लिए। ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कि आप प्रोग्रामिंग के अंदर ही एक एल्गोरिदम शब्द है जिसको इंक्लूड कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एल्गोरिदम का मतलब ये है कि भाई किसी भी प्रॉब्लम को आप स्टेप बाय स्टेप कैसे है जो उसको सॉल्व कर रहे हो। सुबह से उठने से लेकर के रात को सोने तक हम एल्गोरिदम ही तो बनाते रहते हैं। सुबह से लेके शाम तक हम क्या करते हैं कि भाई ऐसा करेंगे, फिर ऐसा करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को सोचते रहते हैं। खाना बना रहे हैं तो हम स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं तो हम स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो हम इस एल्गो को फॉलो कर रहे हैं। तो यानी कि एल्गोरिदम
कोई ज़रूरी नहीं है कि प्रोग्रामिंग के अंदर ही यह जो आती है, नहीं, स्टेप बाय स्टेप किसी भी काम को करने का एक प्रोसीजर हो गया, एक प्रोसेस हो गई। तो अगर हमारे सामने कोई भी एक प्रॉब्लम आती है तो आते ही उसका सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है। सबसे पहले हम सोचते हैं, उस प्रॉब्लम को हम एनालाइज करते हैं कि क्या हो सकता है इस प्रॉब्लम के आने के बाद में, क्यों आई, कैसे आई। जो WH फैमिली है वो हमारे सर पर मंडराने लगती है, तो हम एक सॉल्यूशन पर पहुंचते हैं, फिर उसका आगे सॉल्यूशन देखते हैं, फिर हम उसको एक्शन लेते हैं। तो ये एक स्टेप हो गए ना, बस यही हमारी क्या हो गई, एक एल्गोरिदम हो गई। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग के अंदर हम इसको क्यों लेकर के आए हैं, तो आप इसको समझो कि आप लोग सीखने वाले हो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि आपके सिलेबस के अंदर है कि आपको कोडिंग सीखनी है पाइथन के अंदर। तो अब कोडिंग ऐसे नहीं कि अचानक से उसका एक अवतार आ जाएगा आपके दिमाग के अंदर, मतलब मन के अंदर, और आप अचानक से प्रोग्राम है जो करना सीख जाओगे। और मतलब अचानक से कुछ नहीं होता है, इतना इजी कुछ नहीं होता है ना। सो अगर इतना इजी लाइफ में होता तो शायद लाइफ ही ना होती। अब देखिए, आपके सामने मैंने कहा कि चलो एक फैक्टोरियल का प्रोग्राम है जो बना करके बताओ। अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि यार व्हाट इज़ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल तुम्हें पता चल गया कैसे करते हैं। अब उसके लिए आपको स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले आपको वैल्यू लेनी है ना, किसका फैक्टोरियल निकालना है आपको, है ना। फिर उसके बाद में आपको पता चल गया कि अगर फैक्टोरियल 5 का निकालना है तो 1 से लेकर के 5 तक सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, लूप का यूजेज यहाँ पर करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप आप सोच रहे हो कि अच्छा मैं लूप का यूज़ करूँगी तो लूप कैसे चलाऊँगी, है ना। तो फिर मुझे लूप के अंदर जो वैल्यू लेनी है उसके लिए एक वेरिएबल बाहर है जो डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसको किस वैल्यू से इनिशियलाइज करना पड़ेगा, है ना। फिर फाइनली जाकर के आपके पास में एक वैल्यू आ जाएगी जो कि आपका फैक्टोरियल होगा और उसको आपको प्रिंट करना होगा। तो ये आपके प्रोसीजर, आपका एक स्टेप होगा। तो ये जो क्लिकिंग है या ये जो लॉजिक आपके माइंड में कैसे क्लिक हो रहा है, उसी के पहले आपको जी सीखना होगा एल्गोरिदम, आपको जी सीखना होगा फ्लो चार्ट, स्यूडो कोड, यानी कि आप प्रोग्रामिंग करने से पहले, कोडिंग करने से पहले उसके बारे में है जो सोच रहे हो, ताकि आपके दिमाग में जो आइडिया है ना वो जल्दी से क्लिक हो। यही तो सारा खेल है यार, लॉजिक कैसे क्लिक होगा। तो लॉजिक क्लिक कराने के लिए आपको एल्गोरिदम के ये जो पाथ है इनसे गुजरना पड़ेगा, क्योंकि इनके अंदर क्या है, ये चीज़ें ईजी हो जाती हैं न्यू कमर्स के लिए या हमारे लिए भी, है ना। अगर कोई भी हमारे सामने कोई सॉफ्टवेयर आ गया कि बनाने के लिए, तो अब मैं उस सॉफ्टवेयर को अचानक से, ऐसा नहीं कि मैं उसका कोड स्टार्ट कर दूंगी, तो क्या करूंगी यार, उसकी एक एल्गो बनेगी, उसका एक फ्लो चार्ट बनेगा कि यूज़र की क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है, पहले क्या करेंगे, बाद में क्या करेंगे। तो एक पूरा प्लान प्रॉपर। तो फिर हम आते हैं कोडिंग वाले पोर्शन के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आप जितना इसके ऊपर दिमाग लगाओगे ना कि आगे क्या होगा स्टेप के अंदर, फिर क्या करेंगे, तो उतना ही आपके लिए इजी होगा जब आप कोडिंग एक्चुअली में सीखोगे। कोडिंग के अंदर तो आपको एक लैंग्वेज के एक रूल्स के दायरे के अंदर आ जाओगे, आपको उसके रूल्स सीखने पड़ेंगे पाइथन के, फिर जाकर के आप उसकी कोडिंग है जो करोगे। कोडिंग पर भी आपको सिंटैक्स पर भी ध्यान देना पड़ेगा, लॉजिक पर भी है जो ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर सिंटैक्स नहीं है, आप अपनी भाषा में लिखो। एल्गोरिदम में कोई खास ऐसे कोई लंबे चौड़े रूल नहीं है कि अच्छा आपने ये कर दिया। इसमें आपको नंबर भी अच्छा आसानी से हैं जो मिल जाएंगे। तो हम अपनी भाषा का यूज़ है जो इसके अंदर करेंगे, ठीक है। अपनी भाषा का यूज़ करते हुए हमें सिर्फ और सिर्फ लॉजिक पर, स्टेप्स पर है जो ध्यान देना है। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही इजी टास्क है या इजी चीज़ है जो हो जाती है। सो इसमें आपको कोई रूल नहीं सीखना पड़ेगा, कोई हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसा रूल नहीं है। आपको बस जो है एक बार अगर समझ में आ गया ना, मतलब थोड़ी बहुत अगर आपको चीज़ें इसमें आ गई समझ में, तो यानी कि आप किसी भी प्रोग्राम का एल्गो है जो आप लिख सकते हो। आपको सिंपल प्रोग्राम्स की एल्गो बता दी, अब बस बात हो जाएगी लॉजिक की कि आप स्टेप बाय स्टेप। तो स्टेप बाय स्टेप सोचना आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, जो कारगर साबित होगा प्रोग्रामिंग करने से पहले। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि व्हाट इज़ एल्गोरिदम। स्टेप बाय स्टेप हम नॉर्मल बेसिक इंग्लिश के अंदर स्टेप 1 लिखेंगे कि हम स्टार्ट हो रहे हैं, स्टेप 2 हम वेरिएबल में वैल्यू लेंगे, स्टेप 3 वो काम जिसको एक्चुअली में करने के लिए आए हैं, फिर स्टेप 3 हम उसको प्रिंट कराएंगे, स्टेप 4 हम फाइनली जाकर के उसको क्लोज कर देंगे। एक नॉर्मल से प्रोग्राम की एल्गो मैंने आपको यहाँ पर बताई है, ठीक है। एन एल्गोरिदम इज अ प्लान फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर जो आपका प्लान है ना, स्टेप बाय स्टेप, वही आपकी एक एल्गोरिदम है। मैंने बोला ना, प्रोग्रामिंग के अंदर ही नहीं, हर जगह हम एल्गोरिदम है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक एल्गो हम यहाँ पर बड़ी स्पाइसी सी, बड़ी टेस्टी सी, बड़ी यम्मी सी एल्गोरिदम यहाँ पर बनाते हैं। मुंह में पानी आ जाएगा कई बच्चों के जो भूखे होंगे और जिनको ये मैगी नूडल्स अच्छे भी लगते होंगे। तो मैगी के लिए अगर मैंने आपको कहा कि चलो 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 मैगी बनाते हैं,
तो हम कैसे बनाएंगे? स्टेप नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ एल्गोरिदम में सबसे बेस्ट पॉइंट यही है, पहला पॉइंट इज स्टार्ट। अब क्या करेंगे? सोचो पहला स्टेप क्या होगा। ठीक है, पैन विद वाटर, हम पानी है जो पैन के अंदर है जो डालेंगे। अब क्या करेंगे? उसको हम बर्नर के ऊपर रख देंगे। ठीक है, बर्नर पर रखने से क्या होगा? बन जाएगी? नहीं, अरे भाई उसको ऑन भी तो करना पड़ेगा ना, है ना, हमें जो है उसको स्टार्ट भी तो करना पड़ेगा। अब स्टार्ट करने के बाद में हम उसके अंदर क्या बन जाएगी? नहीं, हमें उसके अंदर मैगी है डालनी पड़ेगी, मैगी मसाला है जो हमें उसके अंदर डालना पड़ेगा। अब डालते बन जाएगी? नहीं, हमें उसको कुछ टाइम कुछ वक्त है जो हमें उसको देना पड़ेगा। ठीक है, कुछ टाइम के बाद में जब वो एकदम से बॉईल हो जाएगी, फिर उसके बाद में हम जो है ऑफ कर देंगे हमारे जो है गैस को, है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे? निकाल लेंगे और बस स्पून से फिर खाना स्टार्ट कर देंगे, मतलब प्लेट के अंदर निकालेंगे, है ना, और फिर हम उसको जो है गरम गरम खा लेंगे। और ये हमारे सारे के सारे स्टेप हो गए। और फाइनली जो हमारा स्टेप होगा इसके अंदर वो होगा कुछ बिल्कुल स्टॉप का। तो स्टार्ट कहाँ से हुए एंड फिर हम फाइनली जा कर के, मतलब स्टार्ट होना एंड फाइनली स्टॉप होना। अब इसके अंदर एक चीज़ आप देखो, जितने भी स्टेप आप लोगों ने देखे, क्या इसमें से एक भी स्टेप तुम मिस कर सकते थे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं मान लो मैंने यही स्टेप मिस कर देती तो फिर बना ही क्या रहे थे? मतलब मेन काम तो यही था ना। अगर मैं यही कर देती तो क्या होता भाई, है ना। सो यानी कि एक एक स्टेप उसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे तुम सुबह स्कूल जा रहे हो, है ना, तो स्कूल जाने के लिए क्या है? सुबह उठ रहे हो, ब्रश कर रहे हो, नहा रहे हो, उसके बाद में ब्रेकफास्ट कर रहे हो, अपने बैग को पैक कर रहे हो। तो इसमें से एक भी काम अगर मिस कर दिया तो सारा का सारा मतलब तुम्हारी एल्गो ही रॉन्ग हो गई ना इसके अंदर। अगर मैंने इसके अंदर अपना जो है अब उसको 2 मिनट तक बॉईल ही नहीं किया तो फिर एल्गो ही मेरी बेकार हो गई। तो यानी कि हमें हमारे जो स्टेप्स हैं एल्गोरिदम के, उसके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। एक एक स्टेप को हमें ध्यान देना है। अगर मान लीजिए आउटपुट हमें वो फाइनली नहीं मिल रहा है तो हम फिर दोबारा आएंगे अपनी एल्गो को सही करने के लिए। ठीक है, तो एल्गोरिदम यानी कि स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस हो गई, एक वेल डिफाइंड प्रोसेस हो गई, एक प्लान हो गया किसी भी काम को करने के लिए, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारी एल्गोरिदम हो गई। अब आपको इसका थ्योरेटिकल पोर्शन समझ में आ गया ना। अब मैं आपको बताती हूँ फ्लो चार्ट, क्योंकि अक्सर बच्चों को दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है जो पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर मैं आपको दोनों एक साथ बनाना बताऊंगी। तो यानी कि हम सेम का एल्गो बनाएंगे और सेम हम फ्लो चार्ट बनाएंगे, ताकि जिससे आपको ये चीज़ पता चले, मतलब एक्चुअली में आपको जो है मतलब चीज़ जो समझाना चाह रहे हैं वो चीज़ आप तक है जो पहुंचे। अब देखिए, आपने एल्गो बनाया, दैट्स कूल। आपने उसको सिंपल इंग्लिश भाषा के अंदर है जो लिखा, जैसा भी आपको आ रहा है, इसमें कोई ग्रामर वगैरह चेक नहीं होगा। ठीक है, आपको सिंपल जो है उसके अंदर जो है लिखना है। ठीक है, आपने लिख दिया एल्गो। अब उसी एल्गो को एक पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर दर्शाना, यानी कि ग्राफिकल फॉर्म के अंदर उसको दर्शाना, कुछ डायग्राम, कुछ डिजाइंस का यूज करके, कुछ सिंबल्स का यूज करके उसको बताना इज कॉल्ड आपका फ्लो चार्ट। तो यानी कि जो चीजें आपने स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश के अंदर जो लिखी थी, किसमें? एल्गोरिदम के अंदर, अब उसी चीज को आप फ्लो चार्ट के थ्रू है जो बता रहे हो, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, पिक्टोरियल व्यू है जो उस एल्गोरिदम का आप शो कर रहे हो। तो इसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स, कुछ सेट ऑफ जो आपको सिंबल्स है उनका यूज है जो करना पड़ेगा। अब हर सिंबल का एक अलग यूज है जो यहाँ पर होगा। अब ऐसे नहीं कि कुछ भी डायग्राम बना करके आ जाओगे तो तुम्हें नंबर है जो मिल जाएंगे, नहीं। एल्गो को जो है एल्गो के अंदर फिर भी आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे। तो आपको सिंबल्स याद रखने होंगे। वैसे एक चीज़ बताएं, सिंबल्स याद करना कुछ भी टफ नहीं है, लेकिन अगर आपने एक बार सीख लिया ना तो आपको फ्लो चार्ट ज़्यादा ईजी लगेगा बजाय कि एल्गोरिदम से। तो इसमें देखो, अगर स्टार्ट करना है आपको एल्गो को, तो आप इस ऐसे जो है ऐसे राउंड वाला साइन है उसको आप लगाएंगे। इनपुट के लिए आप कुछ इस तरीके से टेढ़ा सा है जो लगाएंगे, टेढ़े वाला। ठीक है, फिर प्रोसेसिंग के लिए हम इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का यूज़ करेंगे, डिसीजन के लिए हम इस डायमंड बॉक्स का यूज़ करेंगे, जब हम इफ कंडीशन वगैरह का यूज़ करेंगे। वैसे बहुत सारे हैं सिंबल्स की, अगर हम बात करें फ्लो चार्ट के अंदर, अगर आप गूगल करोगे फ्लो चार्ट सिंबल्स तो आपको बहुत सारे दिखेंगे। आपके सिलेबस के अंदर, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बस आपको कुछ एक ही देखने हैं, जो कि ये हैं। ठीक है, फ्लो लाइन्स यानी कि एक डायग्राम से दूसरे डायग्राम तक पहुंचने के लिए फ्लो डायग्राम। ठीक है, तो फ्लो लाइंस यानी कि सड़कें नहीं होती क्या, एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए सड़क, तो एक तरीके से ये सड़क है। अब कनेक्टर्स का बेसिकली यूज यहाँ पर सिर्फ इतना सा होता है, अब हमें एक डायग्राम से दूसरे डायग्राम पर जाना होता है तब हम इसका यूज करते हैं। तो बेसिकली ऐसा होता है कि कई बार आप देख करके थोड़ा अचंभित हो गए होंगे कि यार अचानक से ऐसा क्या हो गया, जादू चलती क्लास के बीच में, ब्लैक से पिंक, यही तो जादू है।
अब देखिए क्या होगा कि एक पेज पर आपने एक फ्लो डायग्राम बनाया, वहाँ पर पूरा नहीं बना, ठीक है। अब आप दूसरे पेज पर बना रहे हो तो उसके लिए हमारे कनेक्टर्स यूज़ होते हैं। तो यानी कि एक फ्लो डायग्राम जो आधा है उसको नेक्स्ट पेज पर जोड़ने के लिए, तो यहाँ पर कुछ हम ऐसे लिख देंगे और फिर कुछ हम ऐसे कर देंगे, मतलब कनेक्टर एक से दूसरे तक जोड़ने के लिए, ठीक है। ओके, सो अब हम दोनों के बीच में एक अंतर है जो देख लेते हैं, फ्लो चार्ट और एल्गोरिदम के बीच में। फिर मैं आपको एल्गोरिदम जो बताऊंगी उसी के साथ का फ्लो चार्ट भी है जो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, कि कैसे हम बना सकते हैं। तो बहुत ईजी है। प्रोग्रामिंग करने से पहले अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया ना तो आपके लिए प्रोग्रामिंग भी है जो इजी हो जाएगी। चलिए सबसे पहले आते हैं यहाँ पर फ्लो चार्ट के ऊपर। फ्लो चार्ट है जी एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, वही चीज़ का जो आपने एल्गो जिसकी बनाई है उसी का ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उन्हीं स्टेप्स का। जैसे आप कह लो कि आपको मैं एक स्टोरी है जो लिख करके दूं एक पेज के ऊपर, ठीक है, और फिर बजाय कि उस स्टोरी के मैं उसको आपको फोटोज़ के थ्रू है जो समझाऊं, तो बस ये वो फोटो वाला जो चीज़ है ना ग्राफिकल, तो वही हमारा फ्लो चार्ट है। फ्लो चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप्स अ प्रोग्राम टेक्स टू प्रोसेस डेटा। प्रोग्राम जो हमने बनाना है वो शुरू कैसे हुआ, उसके बीच में कैसे काम हुए, वो सारी चीज़ें अंत तक हम एक फ्लो डायग्राम के थ्रू है जो बता रहे हैं। वो सारे सिंबल्स जो अभी हमने देखे हैं उनका यूज़ करते हुए। वहीं अगर हम एल्गो की बात करेंगे तो इसमें हम सिंपल नॉर्मल इंग्लिश के अंदर स्टेप बाय स्टेप, स्टेप 1 में ये हुआ, स्टेप 2 में ये हुआ, 3 में ये हुआ, सो ऑन तक हम लिखते जाते हैं, स्टेप्स को लिखेंगे, ठीक है, एक एक पहलू की तरफ ध्यान देते हुए एक एक स्टेप। अब अगर फ्लो चार्ट की बात करें तो इसको समझना थोड़ा सा इजी हो जाता है, क्योंकि एक बार अगर आपको पता चल गया ना कि भाई फ्लो डायग्राम में ये कनेक्टर है, ये फ्लो लाइंस है, ये डायमंड बॉक्स इफ कंडीशन के लिए यूज़ आता है, तो इसको अंडरस्टैंड आप इजीली कर सकते हो। आप खुद से सोचिए ना कि मैं आपको एक पेज दे रही हूँ, उस पर मैंने एक स्टोरी लिखी है, आप वो पढ़ना ज़्यादा पसंद करेंगे या फोटोज़ के थ्रू? बिल्कुल आप कहोगे फोटोज़ के थ्रू, आपको जल्दी से समझ में आएगा, है ना। वहीं पर एल्गोरिदम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाती है अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ऑब्वियसली आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन फ्लो डायग्राम में क्या है, सड़कें हैं, पहले यहाँ पर आए, फिर दूसरे शहर गए, फिर तीसरे शहर गए, तो मतलब आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। और अगर इसको अंडरस्टैंड इजीली कर सकते हो तो एक प्रोग्रामर के लिए बनाना भी बहुत इजी है जो इसको हो जाता है। देखिए डायग्राम है जो इसके सिंबल्स हैं वो पहली बार में अगर पता चल जाए, मतलब पहली बार में थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन अगर वो आपको पता चल जाए, आपको समझ में आ जाए तो इट इज़ ईजी, ठीक है। वही एल्गोरिदम की बात कर ले तो हाँ देखो टफ वैसे दोनों ही नहीं है, लेकिन आप कंपेयर कर रहे हो तो कंपैरेटिवली फ्लो चार्ट से थोड़ा सा ज़्यादा टफ कह सकते हो एल्गोरिदम को। लेकिन अपने एक्सपीरियंस से बताएं तो दोनों में कोई खासा ऐसे अंतर नहीं है। एक में आप डायग्राम बना रहे हो, दूसरे में आप उसको स्टेप बाय स्टेप खाली लिख रहे हो, ठीक है। हाँ लिखने में थोड़ा सा आता है कि हाँ थोड़ा सा टफ लगता है, बाकी फ्लो डायग्राम से वो चीज़ें ईजी हो जाती है और आपको एक कॉन्फिडेंस भी होता है कि ये बिल्कुल सही है या गलत है, ठीक है। आपने या तो सही बनाया या गलत बनाया, तो ये आपको कॉन्फिडेंस होता है यहाँ पर, क्योंकि अगर आप को सिंबल्स अच्छे से पता है और आपको पता है कि भाई स्टेप्स क्या होने वाले हैं तो फिर वो सही होगा, ठीक है। तो ये वाला डिफरेंस। आगे हम कहेंगे फ्लो चार्ट के अंदर एक स्पेसिफिक सिंबल है जो या फिर शेप्स हैं उनका यूज है जो होता है, ठीक है। आप यूं ही कुछ भी सिंबल्स नहीं लिख सकते हैं, हर सिंबल का एक स्पेसिफिकली यूज होता है। एल्गोरिदम प्लेन टेक्स्ट का यूज करके हम लिखते हैं, ठीक है। फ्लो चार्ट को डीबग करना थोड़ा सा टफ होता है। समझे इस चीज को, डिबगिंग क्या होती है। डिबगिंग का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने एक फ्लो चार्ट बना दिया, अब उसका डिजायरेबल आउटपुट आपको नहीं मिल रहा है या फिर उसमें कोई भी XYZ दिक्कत है जो आ गई, अब उसको डीबग करना, ठीक है, वो थोड़ा सा टफ होगा किसके अंदर, फ्लो चार्ट के अंदर। जैसे डीबग को मैं एक बहुत आम और सीधी भाषा में अगर समझाऊं तो हमारी जो मम्मी है वो मान लीजिए सब्जी बनाती है, तो मम्मी अब सब्जी बनाती है तो सब्जी को थोड़ा सा चख करके नहीं देखती कि यार नमक ज़्यादा है या कम है। अगर मान लीजिए नमक उनको थोड़ा सा कम लगता है तो क्या करेंगे, उसको डीबग करेंगे, यानी कि और नमक है जो इसके अंदर डालेंगे। तो यानी कि जो चेक करके देखना था वो क्या था, वो एक टेस्टिंग थी कि हम टेस्ट कर रहे हैं कि वो एक्सपेक्टेड जो मैंने की थी सब्जी बनाना, क्या उतना मतलब उतनी अच्छी सब्जी बन पाई है कि नहीं बन पाई है, क्या उसमें कोई कमी तो नहीं है। तो वो हो गया टेस्टिंग। अब उसमें कोई कमी निकली, उसको दोबारा से ठीक करना इज कॉल्ड डिबगिंग। तो यानी कि आपने एक फ्लो चार्ट बनाया, अब वो आपके एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच नहीं करता, उसमें कोई ना कोई
दिक्कत आ गई तो उसको डीबग जब करेंगे ना तो फ्लो चार्ट में थोड़ा सा टफ हो जाएगा। आप खुद से सोचिए, एक डायग्राम आपने जो है बनाया, अब उसको फिर आपको थोड़ा सा टफ लगेगा। बट अगर वहीं पर मैं एल्गोरिदम की बात करूंगी, जैसे मैंने इसमें एल्गोरिदम गलत लिख दिया तो इसको मैं कट करके या रब करके मैं इसको दोबारा लिख सकती हूँ। कोई स्टेप बीच में रह रहा है तो इन दोनों के बीच में लिख सकती हूँ। तो यहाँ पर डिबगिंग थोड़ी सी ईजी हो जाती है एज कंपैरिजन हमारे फ्लो चार्ट से। ठीक है, फ्लो चार्ट में डिबगिंग का मामला थोड़ा सा टफ कह सकते हो। द फ्लो चार्ट, हाँ, फ्लो चार्ट के अंदर हमें रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। ठीक है, हम रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए ही एक प्रॉपर सिंबल जो है, मान लो डायमंड है तो डायमंड दैट मीन्स कि मुझे इफ कंडीशन ही लगानी है। ठीक है, वो टेढ़े वाले बॉक्स है तो यानी कि मुझे इनपुट या आउटपुट के लिए ही है जो यूज़ करना है। तो हर एक सिंबल का एक स्पेसिफिक यूज़ है यहाँ पर, और रूल्स और रेगुलेशन के दायरे में रहते हुए ही हम फ्लो चार्ट बनाते हैं। लेकिन एल्गो की जब भी बात आती है तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट कोई रूल है जो आपका यूज़ नहीं होता है। आप इसको एक सिंपल नॉर्मल इंग्लिश में बना सकते हो। ठीक है, तो ये एक डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। अब हम चलते हैं अगले पड़ाव पर, और यहाँ पर जितने प्रोग्राम्स करेंगे उनके साथ साथ उनकी एल्गोरिदम प्लस हम यहाँ पर उनका फ्लो डायग्राम है जो बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, इसमें स्टार्ट होगा और स्टॉप होगा। अब हम देखते हैं प्रोग्राम डिज़ाइन एंड एल्गोरिदम टू ऐड 2 नंबर्स। बहुत ही बेसिक सा है, 2 नंबर्स को ऐड करना आपने। आप क्या करोगे, डिक्लेयर करोगे। तो पाइथन की अगर बात करेंगे तो दोनों चीज़ें एक साथ हो जाएंगी, वैल्यू डेफिनेशन और उसका डिक्लेरेशन। ठीक है, ऐड करेंगे हम दोनों ही नंबर्स को, और उसके बाद में हम उसको किसी सी के अंदर स्टोर करते हुए और उसको प्रिंट कर देंगे। आप इन दोनों लाइनों को सेम भी लिख सकते थे एक के अंदर ही। ठीक है, अब आप ऐड करते वक्त ही उसको प्रिंट भी करा सकते थे। तो ऐसा नहीं कि आपको कि एज इट इज़ जैसे मैंने लिखा आपको वैसे ही एल्गो बनाने है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको अपनी आम भाषा के अंदर भी है जो बना सकते हो। डिक्लेयर की जगह यू कैन राइट की रीड 3 नंबर्स या रीड 3 इंटीजर्स A, B एंड C, X, Y, Z आप ले सकते थे। अब जैसे आपने स्टार्ट किया तो स्टार्ट के लिए एक स्पेशल सिंबल होगा हमारे फ्लो चार्ट के अंदर। ठीक है, राउंड वाली शेप, यानी कि आप स्टार्ट कर चुके हो। अब हम यहाँ पर फ्लो लाइन से आगे वाली चीज़ की तरफ बढ़ेंगे जहाँ पर हमें वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करना है। ए और बी में हमें वैल्यूज़ हैं जो लेनी है ताकि हम उन दोनों को क्या कर सकें, जोड़ सकें। दोनों को हमने जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद हमें उनको प्रिंट भी तो कराना है, उनके रिजल्ट को। रिजल्ट प्रिंट हो गया तो यानी कि आपका काम हो गया, काम हो गया तो यानी कि यहीं पर हम स्टॉप कर जाएंगे। तो आप एक चीज़ देखो, स्टार्ट एंड स्टॉप। ठीक है, तो ये इस कदर इस प्रकार से हमने एक बहुत ही नॉर्मल सा एक एल्गो और उसका फ्लो चार्ट है जो बनाया है। अब मान लीजिए आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए मिल जाए तो ऑब्वियसली हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे एंड स्टॉप करेंगे। अब एरिया को फाइंड करना है तो आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ होनी चाहिए। एल और बी के अंदर आपने स्टोर किया, एल और बी को आपने मल्टीप्लाई करके उसको प्रिंट करा दिया। ये चीज़ करेंगे। नॉर्मली आप सोचो कि मुझे एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना, मैथ्स के अंदर सोचो तो आप सोचोगे कि मुझे लेंथ ब्रेड्थ पता होनी चाहिए, तो वही चीज़ आप यूज़र से रीड कर लोगे। रीड करने के बाद में आपको दोनों को मल्टीप्लाई करा करके उनको प्रिंट कराना है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, फ्लो लाइन आगे बढ़ाएंगे। एल और बी दोनों की वैल्यू यानी कि लेंथ और ब्रेड्थ दोनों की वैल्यूज़ को एक्सेप्ट करेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ को दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड उसके बाद इनका रिजल्ट प्रिंट कराते हुए हम स्टॉप कर जाएंगे। बहुत सिंपल भाषा के अंदर ये चीज़ हो रही है। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब एक एल्गो डिज़ाइन करनी है और एक फ्लो चार्ट भी है जो आपको डिज़ाइन करना है। कहता है कि टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के लिए सबसे पहले यू शुड नो द फॉर्मूला, है ना। जैसे लेंथ और ब्रेड्थ वाला फॉर्मूला पता था आपको तो आपने कर दिया। अब यहाँ पर भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। तीनों चीज़ें आप रीड करोगे यूज़र से। आप जो है मल्टीप्लाई करोगे PRT अपॉन 100, तो मल्टीप्लाई SI को आप प्रिंट करा करके स्टार्ट हुए थे स्टॉप हो जाओगे। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद में तीनों चीज़ें PRT, ठीक है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, हम यूज़र से एक्सेप्ट करेंगे। अब फ्लो लाइन आगे बढ़ाएंगे, फॉर्मूला पुट करेंगे, प्रिंट कराएंगे जो रिजल्ट होगा और फाइनली स्टॉप कर जाएंगे। सो दिस इज हमारा क्या बन गया, एक फ्लो डायग्राम है जो यहाँ पर बन गया और साथ ही साथ एल्गो भी हमने बना ली। अब एक एल्गोरिदम बनाते हैं जिसमें हमें ये चेक करना है कि एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि बेसिकली कि वोट देने के लिए एलिजिबल हो कि नहीं हो। ठीक है, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं और बिल्कुल स्टॉप, ये दोनों स्टेप पक्के हो गए। हम एज नाम का एक वेरिएबल है जो लेते हैं, उसके अंदर वैल्यू को स्टोर कराते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर चेक करते हैं
ठीक है, चेक करेंगे कि अगर 18 या 18 से ज़्यादा है तो हम स्टेप 4 पर मूव कर जाएं, और स्टेप 4 पर मूव करने पर क्या होगा, यस एलिजिबल है वोट देने के लिए। अगर फॉल्स होता है तो हम कहाँ पर मूव करेंगे, स्टेप नंबर 6 पर, स्टेप नंबर 5 के ऊपर, और कहेंगे कि यस नहीं, वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं है। और यहाँ पर देखिए अगर देखो थोड़ा सा इसको रब करके पहले यहीं से बताते, एलिजिबल बता दिया, और यहाँ से तुम्हें जो है यहाँ पर मूव करना है, ठीक है। यानी कि उस केस में ये 5 नंबर स्टेप नहीं चलेगा जब ये कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। अब मान लीजिए कंडीशन फॉल्स होती है, उस केस में क्या होगा, उस केस में स्टेप नंबर 5 पर पहुंचोगे, 5 के बाद 6 चलेगा। जैसे कि अगर फ्लो डायग्राम के अंदर देखें तो हमने स्टार्ट किया, ठीक है, स्टार्ट करने के बाद में एज को रीड किया, रीड करने के बाद में ये डायमंड बॉक्स आपका यहाँ पर आता है। डायमंड बॉक्स के अंदर क्या है कि आप चेक करोगे कि अगर जो एज है वो 18 या 18 से ज़्यादा है, अगर एज है और अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो आप बढ़ जाओगे और कहोगे कि एलिजिबल टू वोट, और आप स्टॉप करके चले जाओगे। ये चीज़ क्लियर हुई। अगर ऐसी चीज़ नहीं होती है, यानी कि ये क्या होता है, आपके पास में फॉल्स होता है, यानी कि नो, ठीक है। यानी कि ये वाला है जो बंदे की एज है वो 18 या 18 से ज़्यादा नहीं है, उसे कोई ऐसा नंबर एंटर किया है जो कम है, तो अब हम नॉट एलिजिबल को बढ़ेंगे और अब ये हमारा आना चाहिए और अब हमारा स्टॉप होगा। आपको ये चीज़ समझ में आई कि हमने अगर यहाँ पर जो ये वाला डायमंड बॉक्स है अगर ये फॉल्स होता है तो हम नो वाले बॉक्स में जाएंगे, नॉट एलिजिबल कह के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर ये येस होता है तो हम कहेंगे येस और फिर स्टॉप की तरफ बढ़ जाएंगे। इसीलिए हमने यहाँ पर ये चीज़ है जो लिखी है, क्या मैं दोबारा से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए क्या है, कहता है कि अगर एज 18 से ज़्यादा है तो आप क्या करो, स्टेप 4 की तरफ बढ़ो, 4 में करते ही आप स्टेप 6 को मूव कर जाओ, ठीक है। लेकिन अगर नहीं होता तो स्टेप 5 की तरफ जाओगे, 5 के बाद 6 तो आना ही है, ठीक है। ये चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। अब कहते हैं कि राइट एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट आपको दोनों ड्रॉ करने हैं। बिगर नंबर आपको बताना है यहाँ पर कौन सा है। पहले आप ए और बी को एंटर करेंगे, अगर ए बी से बड़ा है, ठीक है, तो कहता है कि आप 4 नंबर स्टेप को मूव कर जाओ, ए इज बिग, और स्टेप 6 के अंदर आ जाओगे, यहाँ पर हो गया, ठीक है। अगर नहीं है तो स्टेप 5 की तरफ बढ़ोगे, 5 के बाद 6 तो आ ही जाएगा, ठीक है। 2 नंबर में से कौन सा बड़ा है, स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद में ए और बी के अंदर की वैल्यूज को रीड करेंगे, क्या ए बी से बड़ा है, अगर हाँ तो ए इज बिग मैसेज प्रिंट करके स्टॉप करके आ जाएंगे। अगर मान लीजिए ये बड़ा नहीं होता तो हम क्या करते, यहाँ पर बी इज बिग करके स्टॉप करके बाहर आ जाते, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, जहां पर हम लोगों ने यूज़ किया किसको, डायमंड बॉक्स को, इफ़ कंडीशन को यूज़ है जो किया है। चीज़ें बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, बार बार आप इसको देख करके इन चीज़ों को और ज़्यादा पक्का कर सकते हो। अब सवाल आता है कि व्हाट इज़ अ गुड प्रोग्राम। देखिए एक अच्छा प्रोग्राम वही होगा जिसमें आप चीज़ें क्लियर करोगे, सिंप्लिसिटी है जो अपने प्रोग्राम के अंदर रखोगे। ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपके प्रोग्राम में बहुत सारे इफ कंडीशन होने चाहिए, बहुत सारे लूप होने चाहिए, तभी वो एक गुड प्रोग्राम होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने प्रोग्राम को जितना हो सके उतना सिंपल रखो और उतना क्लियर रखो। अगर बोर्ड के एग्जाम्स की बात करोगे तो मैं कहूँगी कि वहाँ तो ये चीज़ आपको श्योर है जो रखनी है, क्योंकि आप प्रेजेंट नहीं हो जब आपकी कॉपी चेक हो रही है, तो सामने वाले को आप चीज़ें क्लियर और सिंपल रखो ताकि उसके लिए टाइम कम में आपकी कॉपी इजीली चेक हो जाए। अगर वहीं पर आप उसके लिए कॉम्प्लेक्स चीज़ें रखोगे तो बिल्कुल इतने कम टाइम में कॉम्प्लेक्स चीज़ें जो हैं फिर आपके नंबर कटने के चांसेस हैं जो हाई हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रोग्राम है जो सिंपल होना चाहिए और उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए आखिरकार तुम कर क्या रहे हो। जैसे अभी हमने क्या किया था, जितने वेरिएबल 2 लेने थे, अगर 2 नंबर में से हमें बड़ा छोटा डिक्लेयर करना था, सो ज़्यादा वेरिएबल्स भी डिक्लेयर करके क्या है ना, तो नाम उनके बहुत सिंपल रखो। एज जैसे हमने लिया था तो एज नाम के वेरिएबल, एज में एज डाली थी तो एज ही उसका नाम है जो रखा था, ठीक है। तो नाम भी उसके बड़े सीधे और सिंपल है जो आप रखो। प्रॉपर नेमिंग अपने आइडेंटिफायर की दो, है ना। तो ऐसा नहीं कि आप एज में एज डाल रहे हो तो उसका नाम आपने कुछ रख दिया प्रिंसिपल, ठीक है, आपने रख दिया टाइम, तो टाइम में एज का क्या लेना देना। हालांकि प्रोग्राम आपको नहीं बोलेगा कि ऐसे मत करो, लेकिन बीइंग ए प्रोग्रामर मैं भी एक सुपर सीनियर होने के नाते आपको ये एडवाइस दूंगी कि नेमिंग आप थोड़ी सी प्रॉपर करो, एक प्रोफेशनल नेमिंग है जो करो, क्योंकि कल को आप अगर बड़े सॉफ्टवेयर बनाने जाओगे तो वहाँ ऐसे नाम नहीं देंगे, बाहुबली, जुड़वा, KGF, जो हम 11th और 12th के अंदर वेरिएबल्स के नाम, प्रोग्राम्स के नाम है जो देते हैं या रखते हैं, तो हम ऐसे नहीं दे सकते, ठीक है। तो वो ठीक है 11th 12th तक, लेकिन जब आप
प्रोग्रामिंग की तरफ एक्चुअली जब आप बढ़ोगे तो आपको एक नेमिंग प्रॉपर रखनी है और अपने प्रोग्राम को जितना हो सके उतना सिंपल बनाना है, ठीक है। जहाँ रिक्वायरमेंट हो इफ कंडीशन की या फॉर लूप की या वाइल की या किसी भी चीज़ की, वहीं उसकी एंट्री कराओ। जहाँ उसकी ज़रूरत नहीं है तो हम उसको फालतू में क्यों लेकर के आए, क्यों कॉम्प्लेक्सिटी अपने प्रोग्राम की है जो बढ़ाएं यहाँ पर, ठीक है। तो अपने प्रोग्राम को बहुत ही सिंपल और सादा है जो आपने रखना है। एक प्रोग्राम, अच्छे प्रोग्राम जो होता है वो यूज़र फ्रेंडली होता है, पोर्टेबिलिटी होती है, रिलायबल होता है आपका प्रोग्राम, और बिल्कुल सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कोड है जो होता है, ठीक है। यूज़र फ्रेंडली से मतलब है कि हम जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अब जैसे व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप सीखने के लिए या व्हाट्सएप करने के लिए, हमें व्हाट्सएप यूज़ करने के लिए हमें कोई स्पेसिफिक ट्यूशन थोड़ी ना लगनी पड़ी थी। या फिर अगर मैं पबजी की बात करूँ तो मुझे कोई ट्यूशन थोड़ी ना जाना पड़ा था। वो क्या था, एक यूज़र फ्रेंडली इन्वायरमेंट दिया कि हम इजीली उसको सीख पाए, है ना। पोर्टेबिलिटी यानी कि एक जगह से दूसरी जगह हम उसको ले जा भी है जो सकें। किसी भी प्रोग्राम की बात करते हो, ऐसा नहीं हो कि जिस डिवाइस में आपने उसको बनाया हम वहीं पर उसको रखें, तो एक जगह से दूसरी जगह भी हम उसको ले जा सकें, ठीक है। रिलायबल ऑफ कोर्स होना चाहिए। अगर आप कोई पासवर्ड से रिलेटेड बना रहे हो, ठीक है, तो आपको कुछ ऐसे रखना है कि भाई पासवर्ड हाइड भी रहे। हाँ, एज से रिलेटेड हो रहा है कि जहाँ पर कोई ऐसा डेटा है, फ़ोन नंबर या किसी का एड्रेस, एज है, ऐसी चीज़ें हैं, तो वो भी हमें थोड़ी सी सिक्योर रखनी होगी ताकि यूज़र आपके सॉफ्टवेयर पर, आपके प्रोग्राम पर विश्वास है जो कर सके, ठीक है। सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग होना चाहिए, बिल्कुल सेल्फ डॉक्यूमेंटिंग कि आपने खुद ने बनाया हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी चौथे पांचवे का आपने उसको कॉपी कर दिया और फिर आप जो है, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें उसको खुद से है जो बनाना है, ठीक है। हाँ, आइडिया आप ले सकते हो किसी और का, अगर आपको मिल गया तो थोड़ा सा आप उसके आइडिया ले लिया आपने, दैट्स फाइन, बट ऐसा नहीं कि आप उसको जो है बिल्कुल ही कॉपी पेस्ट कर दो। तो बी इनोवेटिव, है ना। तो अपना खुद का जो आइडिया है उसको लेकर के आओ, खुद अपने जो है कोड को खुद से डॉक्यूमेंट है जो करो, एंड किसी की कॉपी मत करो, ठीक है। एंड अब हम बढ़ते हैं आगे स्यूडो कोड की तरफ। स्यूडो कोड क्या चीज़ है, अभी देखिए, आपने एल्गोरिदम देखा, आपने फ्लो चार्ट देखा। एल्गोरिदम में क्या था, स्टेप बाय स्टेप आप एक एक करके चीज़ों को लिखते जा रहे थे। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही होगा। यहाँ पर हम स्टेप्स फॉलो नहीं करेंगे। यहाँ पर हम, मतलब ये ना तो प्रोग्राम है ना तो एल्गोरिदम है। एल्गोरिदम भी क्या था, वो प्रोग्राम नहीं थी, ठीक है। प्रोग्राम से पहले एक खांचा तैयार कर रहे थे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 लिख करके। सूडो कोड में भी यही चीज़ें होने वाली हैं, लेकिन सूडो कोड के अंदर क्या चीज़ें होने वाली है कि जैसे आपका बहुत ही कॉम्प्लेक्स सा प्रोग्राम है, ठीक है, जैसे एल्गोरिदम के अंदर होता है, ठीक है। आपका प्रोग्राम है, अब आप उसके बारे में सोच रहे हो कि भाई मुझे उस प्रोग्राम को कैसे कैसे करूं। जैसे मैंने आपको कहा फैक्टोरियल बना दीजिए, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स सी चीज़ आपके सामने आ गई, आप उसके बारे में अब सोचोगे, तो सोच करके ऑफ कोर्स आपका पेन है जो चलेगा एक पेपर के ऊपर, तो आप वहाँ पर जो है एक उसका रफली एक आइडिया जो बनाना है, बस वही हमारा क्या हो जाता है, स्यूडो कोड हो जाता है, ठीक है। बात करोगे अगर स्यूडो कोड की, और सो देखिए, अब इन दोनों के बीच में अंतर की अगर हम बात करेंगे तो आपको वैसे अंतर समझ में आ जाएगा जब आप इसकी डेफिनेशन पढ़ोगे सूडो कोड की। सूडो कोड के अंदर क्या होता है कि मैंने कहा ना कि ये ना तो प्रोग्रामिंग है ना ये एल्गोरिदम है, तो ये क्या है, एक इनफॉर्मल सी प्रोग्रामिंग हो गई। तो मतलब कहने का कि यहाँ आप एक पेज के ऊपर नॉर्मली एक रफली हम आइडिया नहीं लेते हैं क्या, जैसे मैंने फटाफट से फॉर लूप लगाया तो ऐसे ऐसे करेंगे, तो यहाँ कोई आपके ऊपर हार्ड एंड फास्ट कोई सिंटेक्स नहीं आपको फॉलो करना है, वो ऐसे करना होता तो फिर वो हमारा प्रोग्राम ना हो जाता। तो मतलब हम प्रोग्रामिंग का उसमें यूज कर रहे हैं, मतलब इसमें कोई स्टेप्स भी नहीं आपके फॉलो हो रहे। तो सूडो कोड इज समथिंग लाइक दैट, जैसे आपको मैंने ये दिखाया था, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपका बनेगा। अभी एग्जांपल आपको दिखाऊंगी कि मतलब क्या है, मैं फॉर लूप ऐसे यूज कर रही हूँ यहाँ पर, एक सेकेंड, मैं फॉर लूप यूज कर रही हूँ, मैंने इफ डिविजिबल, मतलब ये प्रोग्राम भी नहीं है ना ही ये एल्गोरिदम है, ठीक है। एक इनफॉर्मल सा आप कह लो कि हो गया, मतलब इनफॉर्मल तरीके से आपने प्रोग्रामिंग ही लिखी है, लेकिन आपने कोई सिंटेक्स या फिर आपने कोई रूल रेगुलेशन जो है लैंग्वेज का उसको फॉलो नहीं किया है, बस आप एक रफली आइडिया ले रहे हो कि उस प्रोग्राम को हम कैसे करने वाले हैं, ठीक है। सो कहता है कि इट इज यूज फॉर क्रिएटिंग एन आउटलाइन और एक रफ ड्राफ्ट ऑफ अ प्रोग्राम। बिल्कुल एक रफली आइडिया, एक रफली हम एक आउटलाइन तैयार कर रहे हैं उस प्रोग्राम की कि हम उसके अंदर करने के वाले हैं। जैसे मैंने कहा कि तुम जो है बनाओ कुछ इस तरीके से, ये हमारे प्रोग्राम नहीं होते क्या, ये पैटर्न वाले, है ना। तो मैंने तुम्हें कहा कि ये पैटर्न वाला जो कोड है ये तुम बनाओ,
ठीक है। तो पैटर्न वाले के लिए आप क्या करो, एक रफली सा आइडिया नहीं लेंगे कि हम कॉपी के ऊपर, बस वही चीज़ है, उसकी एक आउटलाइन तैयार करेंगे, मतलब वो प्रोग्राम नहीं है बट एक आइडिया हो गया, जाके मुझसे देख करके फिर कोड है जो कर पाए, ठीक है। सूडो कोड इज नॉट एन एक्चुअल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बिल्कुल ही कोई एक्चुअली कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। सो इट कैन नॉट बी कंपाइल्ड, और बिल्कुल इसको कंपाइल कैसे कर सकते हैं, हम इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, 1000 हमारी एरर्स क्रिएट हो जाएंगी, तो ये कोड नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, कोड कैसे हमने करना है उसका एक आउटलाइन, उसका एक रफ आइडिया आपके पास में हो जाएगा, ठीक है। इट यूजेज शॉर्ट टर्म और इंग्लिश, ये इंग्लिश में भी नहीं, किसी भी लैंग्वेज में आप उसका जो है बना सकते हो, ठीक है। मतलब किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप उसका एक रफली आइडिया अपनी लैंग्वेज, अपनी भाषा के अंदर, ठीक है। सिंपल आप इंग्लिश का भी यूज कर सकते हो, मतलब इसमें स्टेप बाय स्टेप नहीं होगा, लेकिन हम प्रोग्राम कैसे करने वाले हैं उसका एक रफली आइडिया होगा यहाँ पर, ठीक है। सो लैंग्वेज सिंटैक्स इज टू राइट कोड फॉर प्रोग्राम्स बिफोर इट इज एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारी एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करने से पहले का एक जो है कोड है जिसमें कोई भी सिंटैक्स यूज नहीं हो रहा है, एक रफली आइडिया, एक आउटलाइन, जो कि हम पहली लाइन से आपको बोलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। इन सूडो कोड यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट सेमीकोलन, कर्ली ब्रैकेट्स या फिर किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा सिंटैक्स जो हम उस कोर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं। सो यहाँ पर क्या है कि हम सिर्फ और सिर्फ क्या करने वाले हैं, ठीक है, हम अब उस प्रोग्राम के अंदर उसका एक रफली सा आइडिया हो जाता है। तो यानी कि जैसे अगर मैंने यहाँ पर कुछ ऐसे करना है कि भाई पास और फेल का एक प्रोग्राम बनाना है, तो मैंने एक सूडो कोड लिखा कि अगर स्टूडेंट के मार्क्स है जो इस तरीके से आते तो प्रिंट कर दो ये, एल्स प्रिंट कर दो ये, ठीक है। तो यानी कि अब सूडो कोड ऐसा है कि भाई हम जो है प्रॉपर एक लैंग्वेज का सिंटैक्स ना यूज करते हुए हम एक रफली आइडिया है जो ले रहे हैं, ठीक है। अब अगर दोनों के अंदर के अंतर की बात करें, किसकी, एल्गोरिदम के, तो एल्गोरिदम ये चीज़ आपको पता चल गई कि इसमें एक जो है सिस्टमैटिकल लॉजिकल अप्रोच का यूज़ हो रहा है, एक वेल डिफाइंड अप्रोच है जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है जो फॉलो कर रहे हो कि अब मैं ये करने वाला हूँ, अब मैं ये करने वाला हूँ। इसमें कोई प्रॉपर आपने सिंटैक्स वगैरह का कुछ भी इसमें आपने यूज़ नहीं किया, आप स्टेप बाय स्टेप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, ठीक है। एल्गोरिदम ऐसा नहीं कि प्रोग्रामिंग से ही रिलेटेड है, मैंने कहा ना सुबह से लेके शाम तक हमारी जो है डेली लाइफ में एल्गो यूज हो रही है। सूडो कोड क्या हो गया, अब सूडो कोड एक प्रोग्रामिंग वर्जन हो गया, ठीक है। यानी कि ये प्रोग्राम भी नहीं है और ये एल्गो भी नहीं है, एक बीच का एक रफली आइडिया हो गया उस प्रोग्राम को करने का। इट इज सिंपलर वर्जन ऑफ प्रोग्रामिंग कोड इन प्लेन इंग्लिश विच यूजेज शॉर्ट फ्रेजेस टू राइट कोड फॉर अ प्रोग्राम बिफोर इट इज इम्प्लीमेंटेड इन अ स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। उस स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करने से पहले उस कोड का एक रफली आइडिया इज कॉल्ड अ सूडो कोड। एल्गोरिदम एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हो गया, ये प्रोग्रामिंग से ही रिलेटेड नहीं है, ये हर चीज से रिलेटेड है, यानी कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर हो गए, ठीक है। यहाँ पर आप उसके हर एक स्टेप की तरफ है जो ध्यान दे रहे हो। सूडो कोड के अंदर आपने एक रफली आइडिया एक प्रोग्राम का बनाया है, ठीक है। आप उसको ड्राई रन भी है जो बार बार करके देख रहे हो कि अगर मैंने ये वैल्यू डाली तो क्या होगा, वो वैल्यू डाली तो क्या होगा, फिर उसको आप कन्वर्ट करते हो किसके अंदर, हमारे कोड के अंदर, हमारी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। सो आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने तीनों चीज़ों को बहुत ही आराम से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर आप इस पूरी वीडियो को जो है अंत तक देखोगे, यानी कि यहाँ तक आपने देख लिया है, तो ये मेरी गारंटी है कि आपको कोई भी डाउट इसमें नहीं आया होगा, ठीक है। और अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि आपको कुछ और चीज़ें पूछनी है तो नीचे कमेंट सेक्शन है जिसके अंदर आप पूछिए। आप दोस्तों के साथ में इस चैनल को ज़रूर शेयर करिए, वीडियो को लाइक करके जाना अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई, एंड बिल्कुल शेयर तो आप करेंगे ही अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग लेक्चर के अंदर। और हाँ, एक चीज़, इसके बाद में हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। तो चलिए फिर, बाय बाय।